हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसस्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में। ये आपकी वीडियो यूनिट नंबर 3 के अंदर आती है, कंपनी लॉ के अंदर। तो इसे समझने से पहले आपको प्रोस्पेक्टस के बारे में समझना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में समझना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मिसस्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। मिसस्टेटमेंट इज द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग एनीथिंग दैट इज फॉल्स और नॉट एक्यूरेट। अब मिस स्टेटमेंट के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट आता है जिसके अंदर कोई ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट रखी जाती है या फिर एक ऐसी चीज़ रखी जाती है जो एक्चुअल में वो एक्यूरेट नहीं है। अ स्टेटमेंट बिकम फॉल्स स्टेटमेंट इफ़ इट प्रोड्यूस रॉन्ग इम्प्रेशन ऑफ एक्चुअल फैक्ट। कोई भी स्टेटमेंट को हम फॉल्स स्टेटमेंट तब बोलते हैं जब वो रॉन्ग इम्प्रेशन उसका छोड़ती है एक्चुअल फैक्ट पे। A misstatement become false statement if it produce wrong impression of actual fact। तो जो भी हमारी जो स्टेटमेंट्स होती है ना, उसको हम फॉल्स स्टेटमेंट तब बोलते हैं जब वो रॉन्ग इम्प्रेशन दे रही होती है एक्चुअल फैक्ट्स पे। मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट देने की वजह से जो हमारे एक्चुअल फैक्ट्स हैं उसको उसके ऊपर गलत इम्प्रेशन पड़ता है, तो उस कंडीशंस के अंदर हम उसे बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट के अंदर आता है आपका कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट ऑल्सो कम्स विद इन द कैटेगरी ऑफ द मिस स्टेटमेंट। कंसीलमेंट के अंदर आता है कि अगर ऐसी कोई भी आपने बात वहाँ पे छुपाई है जिसकी वजह से जिस पर्सन ने आपके उसके ऊपर ट्रस्ट किया है, और उस स्टेटमेंट को छुपाने की वजह से अगर उसका कोई भी ट्रस्ट ब्रेक होता है या उसको जो भी लॉस होता है, तो वो सभी आपका मिस स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है। जैसे कि अगर कोई स्टेटमेंट है, आपने वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी या ऐसी कोई इनएक्यूरेट स्टेटमेंट दे दी जिसकी वजह से आने वाले टाइम में उस पर्सन को वहाँ पे लॉस देखने को मिलता है या उसका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हो जाता है, तो वो सभी कैटेगरीज आती है हमारी मिस स्टेटमेंट के अंदर। मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर ये सब हमारा इंक्लूड करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, अ स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी अनट्रू। अब इसके अंदर हमारा सेक्शन आता है 34, सब सेक्शन होता है इसका 1। अब इसके अंदर वो सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पे इंक्लूड करती है जो भी यहाँ पर डीम टू बी अनट्रू है। अब इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट आती है? इफ़ द स्टेटमेंट इज़ मिसलीडिंग इन द फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट विच इज़ इट इंक्लूडेड। अब इसके अंदर वो सभी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आती है। मतलब कोई स्टेटमेंट हमने वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जिसकी वजह से आने वाले टाइम में उन्हें लॉस हो रहा है, तो वो सभी क्या आ जाएंगी आपकी इसके अंदर इंक्लूड होती है। वेयर एनी इंक्लूजन और ओमिशन फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टस ऑफ एनी मैटर इज लाइकली टू मिसलीड। अब यहाँ पे हमने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उनसे छुपा ली जिसकी वजह से आने वाले टाइम में क्या हुआ, उनको लॉस देखने को मिला या उसकी वजह से उन्हें एक मिसलीड हुआ। मिसलीड मतलब उन्हें गुमराह कर दिया हमने, उन्हें गलत स्टेटमेंट दे दी या कोई स्टेटमेंट उनसे छुपा ली। तो ये आता है आपका सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 के अंदर। यहाँ पे एक केस आता है आपका रेक्स वर्सेस क्लिंसलैंड। इसके अंदर क्या होता है, जो वहाँ पे प्राइस थे, जो प्राइजेस थे एक्चुअल प्रॉफिट का, तो वहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि ये जो प्रॉफिट हुआ है ना वो ट्रेडिंग से हुआ है, बल्कि जब वो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ था वो कैपिटल प्रॉफिट से हुआ था। तो इसके अंदर कैपिटल प्रॉफिट ना बता के उन्होंने वहाँ पे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे दी जिसकी वजह से उन लोगों का जो ट्रस्ट है वो वहाँ पे ब्रेक हुआ। तो ये आता है इस केस के अंदर। और मिस स्टेटमेंट के अंदर आपकी वो सभी इंफॉर्मेशन आती है जिसकी वजह से किसी का भी जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होता है, साथ में उसको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देने की वजह से जो भी उसको लॉस होता है वो सभी यहाँ पे इंक्लूड करता है। इसके बाद में आता है आपका लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टर। अब आपने मिसस्टेटमेंट तो दे दी, अब इसकी वजह से आपको क्या लाइबिलिटी, कितनी लाइबिलिटी यहाँ पे पे करने को पड़ती है? मिसस्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस इज अ सीरियस क्राइम विच अट्रैक्ट लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 34 एंड 35, दैट इज क्रिमिनल लाइबिलिटी और अ सिविल लाइबिलिटी। अब मिसस्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस ये एक सीरियस ऑफेंस है जिसके अंदर आपकी जो लाइबिलिटीज़ होती है ना वो दो कैटेगरीज के अंदर आती है। फर्स्ट आती है आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी जिसका सेक्शन है आपका 34, और सेकंड होती है आपकी सिविल लाइबिलिटी जिसका सेक्शन आता है 35। क्रिमिनल लाइबिलिटी, when prospectus are untrue, where any inclusion or omission of any matter is likely to mislead every person who authorized the issue of such prospectus shall be liable under section 447 of the
तो यहाँ पर जो भी आपका प्रोस्पेक्टस है जहाँ पे आपने अनट्रू स्टेटमेंट दी है या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उनसे छुपा ली और उसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे दी, इसकी वजह से जो पर्सन है जिसको वहाँ पे हमने इशू करा है प्रोस्पेक्टस, तो वो आपका किसके अंदर उसकी लायबिलिटी वहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये आता है आपका सेक्शन 447 के अंदर। As per section 447 of the Act, any person who is found to be guilty of fraud such be punishable with imprisonment for term which shall not be less than 6 months but which may exceed to 10 years। अब इसके अंदर जो सेक्शन 447 होता है ना, इसके अंदर कोई भी पर्सन अगर ऐसे गिल्टी फाउंड होता है या अगर उसने कोई फ्रॉड किया और वो वहाँ पे पकड़ा जाता है, तो जो उसकी पनिशमेंट होती है ना, वो क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसको जेल की सज़ा होती है 6 महीनों तक के लिए। और ये 6 महीने से कम की तो यहाँ पे सज़ा मेंशन ही नहीं है, और 6 महीने से ज़्यादा उसको भी एक्सटेंड करके 10 ईयर्स तक के लिए, किन किन केसेस के अंदर उसको एक्सटेंशन जो होता है वो 10 ईयर्स तक के लिए कर दिया जाता है। Shall also be liable to fine which shall not be less than the amount involved in the fraud but which may extend to that 3 times the amount involved in the fraud। अब इसके अंदर जो भी उन्होंने अमाउंट का जितना भी फ्रॉड किया गया होता है ना, तो या तो उनको वो अमाउंट वहाँ पे पे करना पड़ेगा, और अगर वो अमाउंट वहाँ पे पे नहीं होता तो उसका जो 3 टाइम्स, उसका जो 3 गुना अमाउंट होगा ना, वहाँ पे उनको पे करना पड़ेगा, अगर वो भी कभी वहाँ पे फ्रॉड वगैरह देखने को मिलता है उस कंडीशन के अंदर। तो ये आता है आपका क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर। अब इसके बाद में आता है, अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी किसी ने कर ली, अब उसके बाद में उससे वो किस तरीके से बच सकता है। दिस पेनल्टी शैल हाउएवर नॉट अप्लाई टू अ पर्सन। अब ये जो लाइबिलिटी होती है किस किस पर्सन पे अप्लाई नहीं करती, तो उसके कंडीशंस यहाँ पे पढ़ते हैं। इफ़ यू प्रूव डेट सच स्टेटमेंट और ओमिशन वॉज मटीरियल और। अब इसके अंदर आता है अगर वो जो ये प्रूफ हो जाए कि जो स्टेटमेंट दी है ना, या फिर जो भी अगर बात उसने छुपाई है वो इमेटीरियल है, मतलब उसकी वो समझ में थी ही नहीं, उसे उस बारे में पता ही नहीं था कुछ, तो ये आता है आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आता है डेट ही हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव एंड डिड अप टू द टाइम ऑफ इशू द प्रोस्पेक्टस बिलीव दैट द स्टेटमेंट वॉज ट्रू और द इंक्लूजन और ओमिशन वॉज नेसेसरी। अब दूसरा कंडीशन कब होती है, जब भी यहाँ पर ये देखा जाता है कि जब यहाँ पर प्रोस्पेक्टस इशू किया गया था उस टाइम पे वो जो स्टेटमेंट थी ना वो ट्रू थी, और जब जो प्रोस्पेक्टस था वो इशू हो गया उसके बाद में वो स्टेटमेंट जो है अनट्रू वो बाद में हुई है। तो मतलब अगर वो इस बात को प्रूव करने में अगर वो उस बात को इजीली प्रूव कर पाता है कि ये जो स्टेटमेंट थी ना वो पहले ट्रू थी और ऐसा प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा गया था, तो उस कंडीशन के अंदर जो उसका वो होगी ना आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी, उसको वहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाएगा, या फिर उसको वहाँ पे पर्सन को कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी वहाँ पे मानी ही नहीं जाएगी। तो ये कंडीशंस आती है आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी की किस कंडीशन में वहाँ पे पर्सन जो है वो बच के निकल सकता है। इसके बाद में आपकी सेकंड आती है सिविल लाइबिलिटी। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड दैट वेयर अ पर्सन हैज सब्सक्राइब फॉर अ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी एक्टिंग ऑन एनी स्टेटमेंट इंक्लूडेड और द इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ एनी मैटर इन द प्रोस्पेक्टर विच इज़ मिसलीडिंग। अब सिविल लाइबिलिटी के अंदर आपके सबसे पहले सेक्शन आता है 35, सबसेक्शन होता है इसका 1। अब इसके अंदर वो सभी पर्सन इंक्लूड करते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करी थी आपकी सिक्योरिटी आपकी कंपनी के अंदर, और इसके अंदर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है जिसको वहाँ पे छुपाया गया है या जिसकी वजह से उस पर्सन को लॉस हुआ है, तो वो सभी आ जाती है आपकी सिविल लाइबिलिटी के अंदर। हैज़ सस्टेन्ड एनी लॉस और डैमेज एज अ कंसिक्वेंसेज देयर ऑफ द कंपनी एंड एवरी पर्सन। अब इसके अंदर जो भी अगर उसकी वजह से किसी पर्सन को यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है या उसको कोई डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से वो क्या है, वो सिविल लाइबिलिटी की कैटेगरी के अंदर उसको ऐड कर दिया जाता है। लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन्ड सच लॉस और डैमेज। अब इसके अंदर जो सिविल लाइबिलिटी होती है ना, तो उसके अंदर ये बोला जाता है कि उसको कंपनसेशन वहाँ पे करना पड़ेगा। अब कंपनसेशन वो किसको पे करेगा, उन सभी पर्सन को पे करेगा जिनको वहाँ पे लॉस देखने को मिला है या फिर जो भी उनको डैमेज वहाँ पे देखने को मिला है। अब सिविल लाइबिलिटीज जो होती है, जो जो भी कोई इन्फॉर्मेशन, जो चाहे वो कंपनी हो या कोई डायरेक्टर्स हो, उन्होंने कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर किसी पर्सन से वहाँ पे छुपा ली या उस पर इन्फॉर्मेशन को प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन नहीं किया, उसकी वजह से जो भी लॉस वहाँ पे देखने को मिलता है वो सभी वहाँ पे इंक्लूड करता है। और सिविल लाइबिलिटी ये बोलती है कि जो भी आपका लॉस हुआ है या जितना भी डैमेज वहाँ पे देखने को मिला है ना, तो उतना अमाउंट आपको वहाँ पे करना ही पड़ेगा।
अब इसके अंदर आपका सेकंड आता है कि किस तरीके से सिविल लाइबिलिटी से जो कोई भी पर्सन है वो किस तरीके से यहाँ पे बच के निकल सकता है। हावेवर नो पर्सन शैल बी लाइबल फॉर अ सिविल लाइबिलिटी इफ़ ही प्रूव्स दैट। अब कोई भी पर्सन को यहाँ पे लाइबल नहीं होगा सिविल लाइबिलिटी के अंदर अगर वो ये चीज़ें प्रूव कर देता है। तो अब कौन सी चीज़ है, तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए है। Having consented to become a director of the company, he withdrew his consent before the issue of the prospectus। या तो वो ये प्रूव कर दे कि जब उसका वो डायरेक्टर बनने से पहले जब वो डायरेक्टर बना उससे पहले जो उसकी कॉन्सेंट थी ना उस स्टेटमेंट में उसने उसकी सहमति ही नहीं थी। अगर वो इस टाइप की कोई कंडीशन वहाँ पे प्रूव कर देता है तो वो बच के निकल सकता है। सेकंड आता है डेट इट वाज इशूड विदाउट द अथॉरिटी और कंसेंट। सेकंड अगर वो ये प्रूव कर दे कि इसमें तो मेरी मंजूरी ही नहीं थी, मतलब मेरे पास तो ये अथॉरिटी ही नहीं थी, मेरे से बिना अथॉरिटी लिए इन्होंने इस चीज़ को वहाँ पे प्रोस्पेक्टस के अंदर डाल दिया। थर्ड आता है आपका दैट द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। थर्ड आता है अगर वो पर्सन ये प्रूव कर दे कि वो चीज़ जो वहाँ पे इशू करी गई है या जो भी आपका मेंशन किया गया है प्रोस्पेक्टस के अंदर वो उसकी नॉलेज में ही नहीं थी, मतलब वो चीज़ उसको बताई ही नहीं गई थी। फोर्थ आता है आपका दैट ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ इट्स इशू ही वर्थ विद गेव अ रीजनेबल पब्लिक नोटिस दैट इट वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। फोर्थ के अंदर आपका ये आता है कि जो भी है वो स्टेटमेंट वहाँ पे मेंशन की गई है वो उसकी नॉलेज में नहीं था या जो उसकी कंसेंट में उसकी था ही नहीं, मतलब उसकी मंजूरी में था ही नहीं, और ऐसी स्टेटमेंट वहाँ पर उन्होंने पब्लिश कर दी है। तो ये आता है आपका मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर। जो भी आपका पर्सन वहाँ पे अगर इन 4 चीज़ों को वहाँ पे प्रूव करने में वो सफल हो जाता है, अगर उन चीज़ों को चारों को ये प्रूव कर देता है तो इसके अंदर जो सिविल लाइबिलिटी होती है ना तो उससे वो वहाँ पे सिविल लाइबिलिटी उसके ऊपर कुछ नहीं लगेगी, वो उसके लिए लाइबल नहीं होगा। तो ये आता है आपका सिविल लाइबिलिटी के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने यहाँ पे बात की है मिस स्टेटमेंट के बारे में, मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में। इसके बाद में हमने ये देखा है मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर कितनी लाइबिलिटी वहाँ पे पे करनी पड़ती है, और साथ में हमने 2 जो टाइप की आती है हमारी लाइबिलिटीज़ उसके बारे में बात की है। 2 लाइबिलिटीज़ के अंदर हमारा आता है यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी और साथ में हमारा दूसरा होता है सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी के कंडीशन के अंदर यहाँ पे कुछ आपको अमाउंट भी पे करना पड़ता है, और जो उसकी जो पनिशमेंट होती है वो 6 मंथ से लेके 10 ईयर्स तक वहाँ पे एक्सटेंड भी की जाती है, और जो उसका अमाउंट होता है वो 3 टाइम्स तक वहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये कुछ आपके आते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर। और सिविल लाइबिलिटी के अंदर आपको देखने को मिला था कि वो किस तरीके से वहाँ पे बच के निकल सकता है और कैसे उसको वहाँ पे किन चीज़ों को वहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।